इसराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी रणनीति में कई तरह के बदलाव किए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सैन्य रणनीति में किया गया है। ईरान ने अपने हथियारों, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और परमाणु सामग्री को अंडरग्राउंड सुविधाओं में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर कर भी दिए गए हैं। इन हमलों ने ईरान की सैन्य तैयारियों और क्षेत्रीय तनाव को एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। जून 2025 में इजरायली वायुसेना ने तबरीज शहर के पास एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज सुविधा को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई घंटों तक विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। इसके अलावा तेहरान के निकट पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गुफाओं में कथित तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइलों के भंडारण को भी लक्षित किया गया था। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि इन हमलों से पहले ही उनकी महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री को गुप्त और सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण उनका परमाणु कार्यक्रम अप्रभावित रहा। इसराइल ने इन हमलों को ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता और क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने की रणनीति के तहत अंजाम दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए किए गए थे। इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी के रूप में जाने जाने वाली अंडरग्राउंड सुविधाओं को और मजबूत किया है। ये सुविधाएं नतांज, फोर्डो और अन्य रणनीतिक स्थानों पर स्थित हैं, जो प्रबलित कंक्रीट और जटिल सुरंग नेटवर्क से निर्मित हैं। इन अंडरग्राउंड बंकरों में बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, फाइटर जेट्स और अन्य सैन्य उपकरण रखे गए हैं। इस बीच ईरान के शीर्ष सैन्य सलाहकार और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी ने इसराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी जारी की है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जून 2025 में इसराइली और अमेरिकी हमलों के बाद बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच सफवी ने कहा कि ईरान किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसने अपनी सैन्य ताकत का अभी तक पूर्ण उपयोग नहीं किया है। मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी ने एक सार्वजनिक बयान में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दुष्ट और अपराधी करार देते हुए कहा कि अगर इसराइल ने दोबारा हमला किया तो ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन तैयार हैं, जिन्हें अंडरग्राउंड सुविधाओं में सुरक्षित रखा गया है। ये सुविधाएं, जिन्हें मिसाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, वो हार्ड कंक्रीट और जटिल सुरंग नेटवर्क से बनी है, जो इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों से सुरक्षित है। सफवी ने कहा कि ईरान की मिसाइल और परमाणु ऊर्जा तकनीकी पूरी तरह स्वदेशी है, जिसे नष्ट करना असंभव है। उन्होंने इसराइल पर गजा और ईरान में हजारों लोगों की हत्या का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगली जंग में ईरान अपनी पूरी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। यमन के अंसारुल्लाह इसराइल की नाक में दम किए हुए हैं। आज से नहीं बल्कि उस दिन से जब से इसराइल ने गजा पर अपनी आक्रामकता दिखाना शुरू किया था। लेकिन तब भी इसराइल यमन के इन हूती फाइटर्स की टॉप लीडरशिप का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये वो सवाल है जो अक्सर उठता है, वो भी इसलिए क्योंकि जब इसराइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर हमला कर ईरान की टॉप फौजी क़यादत और साइंटिस्टों को खत्म कर दिया था, ऐसा वो यमन के हूतियों के साथ क्यों नहीं कर पाता, जबकि वो तो पिछले 20 माह से उसकी नाक में दम किए हुए हैं। यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ ऐसा कोई टारगेट ऑपरेशन अब तक सफल होता नहीं दिखा। सवाल उठता है कि वो इसराइल, जिसकी खुफिया एजेंसियों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, हूती लीडरान के आगे बेबस क्यों हो जाता है। आइए इसकी असली वजूहात को समझने की कोशिश करते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसराइल और अमेरिका के लिए यमन के हूती एक अबुझ पहेली बने हुए हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. जहां ईरान ने एक रिपब्लिक के तौर पर अन्य देशों की तरह अपना सिस्टम बनाया है, वहां ये क्लियर है कि कौन पासदारान इस्लाम का चीफ है, कौन साइंटिस्ट है, कौन आर्मी का जनरल है। लेकिन इसके बरखिलाफ यमन में अंसारुल्लाह मिलिट्री और सरकार में सिर्फ 3 चेहरे नजर आते हैं। पहले हैं सैयद अब्दुल मलिक अल हूती, जो कि हूती संगठन के चीफ हैं
और रूपोश या गुप्त तरीके से अपना काम करते हैं। वो पब्लिक के सामने खुद नहीं आते, बल्कि उनके रिकॉर्डेड भाषण ही मंजर आम पर लाए जाते हैं। वो सिर्फ वीडियो पैगाम ही देते हैं। दूसरे हैं यहया सारी, जो अंसारुल्लाह फौज के प्रवक्ता या तर्जुमान हैं, और वो ही सामने आकर पब्लिक को एड्रेस करते हैं और इसराइल के खिलाफ हूतियों की कार्रवाई की अपडेट देते हैं। तीसरे हैं मेहंदी अल मश्त, जो यमन के हूतियों के कंट्रोल वाले हिस्से के राष्ट्रपति और तीनों फौजों के चीफ हैं, और वो ही दुनिया के लीडरान से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा बाकी नेतृत्व पर एक तरह से पर्दा पड़ा होता है। हूतियों के बाकी कमांडर, लीडर और अफसर गुप्त रूप से अपना काम करते हैं। इसीलिए इसराइल के पास टारगेट लिस्ट बनाने की भी गुंजाइश नहीं बचती, और हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती को तो सिवाय वीडियो के किसी ने बरसों से आमने सामने नहीं देखा। इतना ही नहीं, आज के दौर में जंग के दौरान डेटा, कॉल ट्रेसिंग, लोकेशन ट्रैकिंग सबसे अहम हथियार होते हैं, लेकिन हूती लीडरान ने जानबूझकर टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया है। वो मोबाइल फोन, सैटेलाइट डिवाइस और ऑनलाइन कम्युनिकेशन से लगभग पूरी तरह से कटे हैं, जिससे उनकी सरगर्मियों का इसराइल को आसानी से पता ही नहीं चलता, और उल्टा वो इसराइल की राजधानी तक अपनी मिसाइलें मार देते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि ईरान में इसराइल का नेटवर्क पुराना है और मजबूत है। वहां बरसों से खुफिया प्लानिंग चल रही थी मोसाद की, जिससे वैज्ञानिकों की रूटीन मूवमेंट और सुरक्षा ढांचे की पूरी जानकारी इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पास रहती है। यही वजह है कि उसने हमास पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में तब मारा जब वो मेहमान के तौर पर वहां मौजूद थे। लेकिन यमन के हूती इलाकों में ऐसा मजबूत खुफिया आधार इसराइल कभी नहीं बना पाया। इसलिए सर्जिकल या टारगेट किलिंग यमन में मुश्किल हो जाती है। ऐसे में इसराइल और अमेरिका के पास यमन पर हमले के लिए एयर स्ट्राइक ही एकमात्र रास्ता होता है, लेकिन ये हमले बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं, हूती कमांडरों को नहीं, क्योंकि वो सामने होते ही नहीं हैं। हूती कमांडरों को निशाना बनाना इसराइल और अमेरिका के बूते की बात नहीं है। यही वजह है कि हर हफ्ते यमन की राजधानी सना की सड़कों पर बेखौफ होकर लाखों लोग अपने लीडरों और गजा के समर्थन में उमड़ते हैं, और डंके की चोट पर हूती लाल सागर पर इसराइली जहाजों को रोकते हैं। अमेरिका ने जब तौबा किया, समझौता किया, तब कहीं जाकर अमेरिकी जहाजों को रेड सी से गुजरने की इजाजत मिली है। लेकिन इसराइल के लिए हूतियों की एक ही शर्त है, पहले गजा पर हमले रोको, पीछे हटो। ये जब तक नहीं होगा, हूती इसराइल को परेशान करते रहेंगे।